Hello everyone, this is CS संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज का जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द टॉपिक। सी इन दिस लेक्चर और वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द amendments applicable for June 2023 exam. Applicable for June 2023 exam. Amendments for June 2023 exam. Now for which subjects? दो सब्जेक्ट्स के हम एक साथ अमेंडमेंट आपको डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन अमेंडमेंट्स हैं। वन इज कंपनी लॉ पेपर of executive program module 1 and second is that is the SBC setting up business entity and closure, again one of the papers in executive module 1, executive level module 1। तो इन दोनों पेपर्स में कुछ कॉमन अमेंडमेंट्स हैं एंड वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो हम अमेंडमेंट्स किसके लिए डिस्कस करें? फॉर जून 2023 एग्जाम। जून 2023 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड अमेंडमेंट्स किस सब्जेक्ट के? The subjects are that is the एक तो कंपनी लॉ और दूसरा SBC सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। दोनों ही पेपर आपके एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 के अंदर है। ना जो एक अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देखिएगा, मैं जो अमेंडमेंट यहां पर डिस्कस करूंगा कौन से पीरियड के, देखिए आई विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 टू 31st ऑफ दिसंबर 2022। इस 6 महीने के पीरियड के जो अमेंडमेंट्स हैं, 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, इस 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं रिलेटिंग टू कंपनी लॉ पेपर एंड एसबीसी पेपर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। इसका मतलब दो बातें ध्यान देने वाली है। 1 जुलाई 2022 से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं, मतलब अप टू 30th ऑफ जून 2022 आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आपके पास ऑलरेडी अपडेटेड लेक्चर और अपडेटेड बुक्स हैं। 30 जून 2022 वहां तक आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं। दिस इज माई, हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दिसंबर 2022 के लिए आप ऑलरेडी अपडेटेड थे। दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए आप जानते हैं 6 महीने क्राइटेरिया, उसके हिसाब से अब मैं 6 महीने, अगले 6 महीने के और अमेंडमेंट करा रहा हूं जिससे कि आप जून 2023 के लिए तैयार हो जाएं। अगर 30 जून 2022 तक के अमेंडमेंट अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, संगीत केडिया एकेडमी इंस्टीट्यूट जो हमारा, उसकी वेबसाइट है www.sangeetkediaacademy.com। उस वेबसाइट पे जाइए, उसमें आपको होम पेज पे एक अमेंडमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो सारे अमेंडमेंट खुल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, एग्जीक्यूटिव के अलग, प्रोफेशनल के अलग, फिर सब्जेक्ट वाइज। और उसमें अलग अलग आपको 6-6 महीने करके बहुत सारे अमेंडमेंट डले हुए हैं। वहाँ लेक्चर भी डला हुआ है और उसके नोट्स भी डले हुए हैं एंड दैट इज फ्री फॉर ऑल। कोई भी वहाँ से लेक्चर डाउनलोड कर सकता है, कोई भी वो नोट्स डाउनलोड कर सकता है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप 30 जून 2022 तक ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है तो पहले वो अपडेशन करें, फिर इस लेक्चर को, जो कि इस लेक्चर होने के बाद इसको भी हम अपलोड कर देंगे अलॉन्ग विद द नोट्स ऑन आवर वेबसाइट
दैट इज www.sangeetkedia.academy.com। तो पहले आप 30 जून 2022 तक अपडेट हो जाइए अगर नहीं है तो, और अपडेटेड ऑलरेडी हैं तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर नहीं अपडेटेड हैं तो पहले अपडेट कीजिए अपने आप को। उसके लिए यू टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट, एंड वहां पे आपको सारे अमेंडमेंट 6-6 महीने के आपको मिलेंगे, अलग अलग 6-6 महीने सब लिखा होगा। उसके लेक्चर भी मिलेंगे और साथ में नोट्स भी मिलेंगे, और वो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी लेक्चर और नोट्स दोनों डाउनलोड कर सकता है। एंड उसके बाद ये वाला अमेंडमेंट जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये वाले अमेंडमेंट का लेक्चर और नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, एंड ये भी हम अपलोड कर देंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। अच्छा, 31 दिसंबर, एक तो बात हो गई साहब, इस डेट से पहले आप अपडेटेड होने चाहिए, नहीं है तो क्या करना है। अब एक सवाल आता है कि साहब जैसे अभी आज के डेट अगर हम बात करें, टुडे इज 4 फरवरी 2023, 4 फरवरी 2023 को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब 31 दिसंबर 2022 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, they are not applicable for June 2023 एग्जाम। यू मस्ट बी नोइंग दैट इज 6 months क्राइटेरिया, तो वो आपको जून 2023 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, आपको जून 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, फरवरी में, मार्च 2023, अप्रैल 2023 में कोई अमेंडमेंट कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, अखबार में सुन लिया, सर ये तो आपने बताया नहीं। बेटा वो आपके जून 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट आईसीएसआई का क्राइटेरिया कि साहब एग्जाम से पहले 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट आ जाते हैं सिर्फ वही एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसके बाद के अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल उस एग्जाम में नहीं होते। जैसे फॉर जून 2023 एग्जाम जो भी अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2022 तक आए सिर्फ वही एप्लीकेबल होंगे। 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, they are not applicable for June 2023 exam, they are not applicable for June 2023 exam. Is that clear? They are not applicable for June 2023 exam. Is that okay? Now अब देखिए, कमिंग टू द अमेंडमेंट्स पार्ट के साथ क्या क्या अमेंडमेंट, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, थोड़े बड़े अमेंडमेंट्स हैं, मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। देखिए पहला जो अमेंडमेंट है, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, और इस टॉपिक के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, और ये जो अमेंडमेंट मैं बता रहा हूं ये आपको दोनों के लिए, बोथ कंपनी लॉ एज वेल एज एसपीसी, कंपनी लॉ एज वेल एज एसपीसी दोनों में है। इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं आप, स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 जिसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, सारी डेफिनेशन सेम है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। द ओनली थिंग इज दैट जो द एंटायर डेफिनेशन इज सेम, द ओनली थिंग इज दैट पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें पढ़ते हैं ना कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मस्ट शुड बी प्राइवेट कंपनी, एंड वी सेटिस्फाइज द 2 कंडीशन। 1, जिसकी की पेड अप शेयर कैपिटल आपने पढ़ा है शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, एंड आपने पढ़ा टर्नओवर एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 करोड़। ये दोनों लिमिट जो है स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंज हो गई हैं। ये दोनों लिमिट स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंज हो गई हैं। क्या चेंज हो गई है साहब? जो 2 करोड़ वाली बात है वो आपको 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ डबल हो गई है, ये कट के 4 करोड़ हो गई है। और यहाँ 20 करोड़ टर्नओवर वाली बात कट के क्या हो गया, 40 करोड़ हो गया। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम आई बिलीव 15 सितंबर 2022 को चेंज आया। मैंने बताया 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 उस पीरियड के मैं अमेंडमेंट्स करा रहा हूँ, तो ये 15 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट आया था। एंड अब आपको पूरी डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की वही है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी एंड द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, पहले 2 करोड़ था, अब डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। ये मैंने टिक कर दिया, ये क्रॉस कर दिया है। अच्छा, एंड
टर्नओवर एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहले था डज नॉट एक्सीड 20 करोड़, अब क्या होगा डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। इसका दोनों लिमिट डबल हो गई है, पेड अप शेयर 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ हो गई है एंड टर्नओवर 20 करोड़ की 40 करोड़। उसके अलावा पूरी डेफिनेशन इंटायरली पूरी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है, एंटायर डेफिनेशन इज सेम। खाली दो जगह पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ जो मैक्सिमम हो सकती थी पहले एक स्मॉल कंपनी की, अब वो 4 करोड़ तक हो सकती है। और टर्नओवर जो मैक्सिमम एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो मैक्सिमम पहले 20 करोड़ हो सकती थी, अब वो मैक्सिमम 40 करोड़, मतलब दोनों लिमिट्स को डबल कर दिया, बाकी पूरी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। मैं जो अमेंडमेंट के नोट्स दे रहा हूं, मैं पूरी डेफिनेशन को दोबारा से आपको लिख के लिया है कि इंटायर टॉपिक शैल बी स्मॉल कंपनी का शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग। मतलब बेसिकली उसके अंदर सिर्फ चेंज यही है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल डबल हो गया और टर्नओवर भी डबल हो गया। 2 करोड़ की जगह पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ हो गई है, मैक्सिमम हो सकती है, और टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़ की जगह 40 करोड़ हो सकता है। बाकी पूरी की पूरी डेफिनेशन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड चेंज, एक आप टॉपिक पढ़ते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस टॉपिक में पहले आपका एक सब टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर 2 है आपका दैट इज द methods of shifting of registered office, ये भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। इन दोनों के बीच में मतलब आफ्टर अंडर दिस मेन टॉपिक रजिस्टर्ड ऑफिस, आफ्टर द फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड बिफोर द सेकंड सब टॉपिक दैट इज मेथड्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, बीच में हम एक टॉपिक डाल रहे हैं बीच में फर्स्ट और सेकंड के बाद। मतलब इस मेन टॉपिक रजिस्टर्ड ऑफिस के अंडर जो सब टॉपिक पहला है इंपॉर्टेंट प्रोविजन और दूसरा सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस, इन दोनों सब टॉपिक के बीच में एक नया सब टॉपिक हम डाल रहे हैं। इसका मतलब वो डालेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये एक एज इट इज है, ये 3 हो जाएगा, और 2 नया कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, उसका हेडिंग है फिजिकल वेरिफिकेशन। एक नया टॉपिक डालना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी बाय द आरओसी। मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पावर दे दी है कि आप एक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो एड्रेस एमसीए की वेबसाइट पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का आ रहा है एक्चुअली उस एड्रेस पे कंपनी सही माने में रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही। उस कॉन्टेक्स्ट में एक नया टॉपिक के नए प्रोविजंस ऐड हो गए हैं एंड इसलिए हमारा यहाँ पे एक नया आपको एक टॉपिक आपको ऐड हो जाएगा बिटवीन द फर्स्ट सब टॉपिक 1 and 2, तो 2 विल बिकम नाउ 3 एंड ये नया 2 हो जाएगा। एंड ये सब किस मेन टॉपिक के अंदर अंडर द मेन टॉपिक रजिस्टर ऑफिस। अच्छा ये भी जो है आपका ये जो अमेंडमेंट है ये भी दोनों के लिए बोथ फॉर कंपनी लॉ एंड एसपीसी दोनों पेपर में सेम चेंज आएगा एंड दैट रजिस्टर्ड ऑफिस मेन टॉपिक के अंदर आफ्टर द फर्स्ट सब टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये ऐड हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एंड जो सेकंड सब टॉपिक था मेथड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस दैट विल बिकम थर्ड सब टॉपिक अंडर द मेन टॉपिक रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी। इज दैट क्लियर? तो ये क्या इसके क्या प्रोविजंस है फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस का बाय द ऑफ द कंपनी बाय द आरओसी, ये डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड मैंने पहले स्ट्रक्चर बता दिया चेंज कहां पे आया, ये दोनों पेपर के लिए कंपनी लॉ एज वेल एज द एसपीसी। और चेंज क्या है मैंने बता दिया, अब मैं प्रोविजन बताऊं उसे क्या आया है रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस बाय द आरओसी। देखिए तो हमारा जो टॉपिक है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ registered office of a company by the registrar of company by the ROC, by the registrar of companies। एक्चुअली ये प्रोविजंस नए क्यों ऐड किए गए, ऐसा क्या रीजन है? ये एक्सपीरियंस किया गया है कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे
एक कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हो रखे हैं या जो इंफॉर्मेशन फाइल हो रखी है, उनमें जो आपको कंपनी का रजिस्टर्ड, और मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, इसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एमसीए की वेबसाइट पे आ रहा है, एमसीए वेबसाइट पे कहां से हमें पता लगा? फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय दिस कंपनी, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय कंपनी, जो भी हमें एड्रेस पता लग रहा है कंपनी का ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। कई बार देखा गया ऐसा वो फेक एड्रेस है, उस एड्रेस पे कंपनी कोई रजिस्टर ऑफिस मेंटेन नहीं करी, वहां कोई बंदा ही नहीं है, उस नाम में कोई ऑफिस ही नहीं है, एंड वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से कोई अगर कोई नोटिस आता है तो पता कोई रिसीव करने वाला नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आता, ऑब्वियसली बिकॉज फेक एड्रेस है। तो इस तरह की मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पावर दे दी गई कि साहब आप चाहें तो जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको एमसीए की वेबसाइट से मिल रही है, एंड जो डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, आप उस एड्रेस पे जाकर फिजिकली चेक कर सकते हैं कि साफ सही मायने में वहां कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर रही कि नहीं कर रही। कर रही तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही तो उस केस में फिर वो नोटिस सर्व कर सकता है कि भैया आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, यू आर ट्राइंग टू डू द फ्रॉड, चीटिंग एंड समथिंग लाइक दैट। दैट्स आइडिया बिहाइंड दिस न्यू प्रोविजंस, that is a physical verification of registered office of the company by the registrar of companies. This context में क्या प्रोविजन है, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया क्या प्रोविजन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन MCA 21, दैट इज MCA वेबसाइट, MCA 21 आप जानते हैं उस प्रोजेक्ट को बोलते हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हुई थी। यहां पे इस कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड हैं या जो भी इंफॉर्मेशन फाइल्ड है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में जो भी एड्रेस पता लगता है, आरओसी फिजिकली उस एड्रेस पे जाके वेरीफाई कर सकता है कि सही मायने में कंपनी उस एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करेगी नहीं करेगी। अच्छा, जब आरओसी इस तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो उस समय आरओसी विल डू this physical verification of the registered office of the company, address or registered office, in the presence of two independent witnesses of the locality. उस locality जिस एरिया में कंपनी का जो एड्रेस है, in the presence of two independent, जैसे कल के दिन मान लिया कंपनी ये क्लेम ना कर दे कि आरओसी बायस्ड है एंड उसने गलत रिपोर्ट बनाई, गलत तरीके से हमारे अगेंस्ट, टू इंडिपेंडेंट विटनेस है उसी लोकेलिटी के जिस लोकेलिटी में एड्रेस फॉल करता है। अच्छा, मान लिया कभी ऐसा हो कि जो एड्रेस कंपनी ने दिखा रखा है एज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन द एमसीए वेबसाइट, इन द डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय द कंपनी, पता चला वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गया फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, पता चला वहां किसी और का ऑफिस चल रहा है और वो उसको एंटर करने ही नहीं दे रहे उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में, तो क्या उस केस में आरओसी चाहे तो क्या पुलिस की भी असिस्टेंस ले सकता है? लॉ बोलता है यस, द आरओसी अगर जरूरत पड़े तो आरओसी में also seek the assistance of the police assistance भी ले सकता है if required पुलिस असिस्टेंस, क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कत आ सकती है कि सामने वाला लड़ाई झगड़े पे आ जाएगी, हम तो आपको अपने प्रेमाइसेस में एंटर नहीं करने देंगे, आरओसी वांट्स टू चेक कि साहब वहां पे क्या है जो एड्रेस कंपनी ने दिखा रखा है, तो इसलिए लॉन दे रखा है कि साहब आरओसी को पुलिस असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो ले सकता है। अच्छा, आरओसी जब ये फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा तो आपको क्या करेगा, साथ में वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे उसको पता लगा कि कंपनी का ये एड्रेस रजिस्टर, वो साथ में कैरी करेगा और उसको मैच करेगा कि साहब जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल कंपनी ने कर एमसी को फाइल कर रखे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन में जो आपको एक एड्रेस और रजिस्टर ऑफिस आ रहा है, सही माने में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, फिजिकली भी उसी एड्रेस पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है कि नहीं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आरओसी अपने साथ कैरी करेगा व्हाइल डूइंग द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी चेक करेगा सही माने में वही एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस है या नहीं है, टू फाइंड आउट ऑथेंटिक, तो दोनों चीज को मैच करे तो साथ में डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है उनको साथ में कैरी भी करेगा। अच्छा, फिजिकल इंस्पेक्शन करते समय आरओसी उस एड्रेस का, उस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का फोटोग्राफ लेगा और साथ में उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी, उस एड्रेस से क्या मिला, ये फोटो है उसकी, उस एड्रेस की, एंड अपनी कंप्लीट रिपोर्ट बना के आपको सबमिट करेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नाउ अगर मान लिया आरओसी के फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद आरओसी सेटिस्फाइड की कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो एड्रेस कंपनी ने एमसीए की वेबसाइट पे दिखा रखा है अपना एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उस एड्रेस पर ही रजिस्टर्ड ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ एज पर लॉ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, बात खत्म। आपने चेक करके आपने सेटिस्फाई कर लिया आरओसी ने अपने आप को। लेकिन अगर आरओसी आफ्टर डूइंग दिस फिजिकल वेरिफिकेशन
अगर आरओसी को लगता है कि सब सही मायने में उस एड्रेस पे आप रजिस्टर ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे, या कर रहे हैं प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या आपका एड्रेस इस तरीके का नहीं है विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग and all the communication and responding to or acknowledging all the communication at sent to that particular address, मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर ऑफिस मेंटेन या तो कर ही नहीं रहे, फेक एड्रेस है, या एड्रेस है लेकिन वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, या बंदा जो है कैपेबल ही नहीं है टू रिसीव एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द करस्पॉन्डेंस, देन इन दैट केस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक नोटिस इशू करेगा उस कंपनी को और उसके सारे डायरेक्टर्स को, किसको, कंपनी को, कंपनी के सारे डायरेक्टर नोटिस सर्व करेगा कि साहब आपका कुछ हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था वहां कुछ गड़बड़ पाई गई है, एंड वी हैव मेड अप आवर माइंड टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय द आरओसी। आप जानते हैं आरओसी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। हमने मन बना लिया कि साहब आपका नाम कंपनी का, आपकी कंपनी का नाम हम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर दें। अब आप रिप्लाई दीजिए, आप अब रिस्पॉन्ड कीजिए, अपने रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि वाई शुड नॉट बी डन, वाई शुड नॉट बी डन, एंड आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है टू गिव द रिप्लाई, टू गिव योर रिप्रेजेंटेशन रिप्लाई। अब 30 डेज में कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेशन रिप्लाई आएंगे उसके बेसिस पे नाउ आरओसी विल टेक द फाइनल डिसीजन कि कंपनी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करना है या नहीं करना। एंड तो आप देखिए इस तरह के प्रोविजन लॉ में डाले गए हैं। द एंटायर आइडिया इज बेसिकली, द एंटायर आइडिया इज बेसिकली आरओसी हैज बीन इनेबल्ड, हैज बीन गिवन अ पावर दैट थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोविजन कि अगर किसी कंपनी के ऊपर आपको डाउट है कि सब जो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखा रही है और एक्चुअली वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो एड्रेस है ही नहीं, वो फेक है, या उस एड्रेस पे सब कोई बंदा बैठने वाला ही नहीं है, तो उस केस में ऐसे डाउट्स को रिमूव करने के लिए इट कैन गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ ए कंपनी, एंड उससे क्या होगा पता लग जाएगा, एंड दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, तो गलत पाया गया तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली एक्शन। तो इस तरह की प्रोविजन आने से क्या हुआ कि जो उल्टे सीधे कोई भी एड्रेस दिखा देते हैं एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, या एक ही एड्रेस पर 20-20 कंपनियों का एड्रेस दिखा रखे हैं रजिस्टर्ड, इस तरह की चीजें जो मैल प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में है उस पर एक चेक्स एंड बैलेंसेस है, एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सच काइंड ऑफ प्रोविजन दैट आरओसी हैज बीन गिवन द पावर that it can go for physical verification of the registered office of a company, and that is the idea behind this provision, and that is all about this provision. So we move on to the next amendment that is relating to the chapter accounts of company. ये सिर्फ कंपनी लॉ में एसबीसी में नहीं है, accounts of companies, only company law। एसपीसी में ये अमेंडमेंट, क्योंकि अकाउंट्स चैप्टर वहां पे आता नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन कंपनीज, मेमोरेंडम आर्टिकल, देन शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस, वो सब चीजें आपको दोनों पेपर में आते हैं, कंपनी लॉ में भी स्पेशली वो दोनों पहले दोनों अमेंडमेंट हमने दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ डिस्कस किया। नाउ अकाउंट्स ऑफ कंपनी में दो अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट आपका, एक आप टॉपिक पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो ऑलरेडी आपको दे रखा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर्म मेंटेन कर रहे हैं और उसका कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, पहले 21 था, फिर 22 हुआ, फिर 23 हो गया कि साहब कंपनी को ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी एंड सो ऑन। वो सब तो एज इट इज वो टॉपिक है। उस टॉपिक के बाद जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके बाद एक और टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं यहां पे, दैट इज द मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसका मैनर क्या होगा? पहला था ना मेंटेनेंस ऑफ, वो तो ऑलरेडी आपका बुक में, अपनी बुक में है। अगर इफ यू आर मेंटेनिंग, कंपनी मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यू मे, बट इन दैट केस यू हैव टू मेंटेन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सर्टेन मैनर, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय, ये दिया रखा है इन रूल 3। कहां दे रखा है? रूल 3 ऑफ द रूल्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर के जो रूल्स है ना, कंपनीज विद इन ब्रैकेट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2014,
उन रूल्स का जो रूल नंबर 3 है उसमें ये मैनर आपको दे रखा है। तो मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हम डिस्कस, इसमें आपको ये पूरा एक टॉपिक आपका हो गया मैनर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो किस मैनर में उसको मेंटेन करेंगे, एक पूरा एक नया टॉपिक ऐड हो गया। एंड ये देखिए आपको ये किस तरीके से मेंटेन कर, देखिए आपको मैं पढ़ता हूँ। Rule 3 of the rules of this chapter, accounts of company, that is the companies within bracket accounts of company bracket closure rules 2014. This says that the manner of books of accounts to be kept in electronic mode. Rule 3, the books of accounts and other relevant books and papers maintained in electronic mode. आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या और भी रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हैं, शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। मतलब वो मेंटेन आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में चाहे इंडिया में कर रहे हो चाहे इंडिया से बाहर कर रहे हो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन दैट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, कहाँ पे, इंडिया में कभी भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एट ऑल टाइम्स सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। मतलब आप बुक कंपनी में मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरी इन इंडिया, बट it should be maintained in such a way so that it is accessible in India at all times for the subsequent reference for the and so as to be usable। पता लगा आप बाहर मेंटेन कर रहे हैं, इंडिया में उसको हम एक्सेस ही नहीं, फिर फायदा क्या हुआ, है तो इंडियन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स shall be retained completely in the format in which they were originally generated, sent or received। मतलब जिस फॉर्मेट में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर रेलेवेंट बुक्स ऑफ पेपर जनरेट हुए थे या भेजे गए थे या रिसीव हुए थे, उसी फॉर्मेट में, ओरिजिनल फॉर्मेट में ही आप मेंटेन करेंगे। या एक ऑप्शन और है, और किसी फॉर्मेट में भी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट में मेंटेन, जिस फॉर्मेट में जनरेट हुए थे, सेंट हुए, रिसीव, उस फॉर्मेट में आप नहीं मेंटेन करें किसी और, लेकिन वो अदर फॉर्मेट भी आप ऐसा मेंटेन करेंगे, ऐसा रखेंगे, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली जनरेट हुई थी, रिसीव हुई थी, भेजी गई थी, सेंड की थी, रिसीव, और जो आप नया फॉर्मेट में आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें वो कंप्लीटली वही बात कह रहा है, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, और इन अ फॉर्मेट, पहले तो बोला कि साहब ओरिजिनली जिस फॉर्मेट में जनरेट, सेंड, रिसीव, उसी फॉर्मेट में आपको मेंटेन करना है। फिर बोला और किसी और इन अ फॉर्मेट, कैसा, which shall present accurately the information which have been generated, sent or received। जैसे इंफॉर्मेशन जनरेट और सेंड रिसीव तो वैसे एक्यूरेट बता रहा है वो। एंड द इंफॉर्मेशन कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड। ये नहीं कि अधूरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको फिर बाद में कोई ऑल्टर कर रहा है, वो सब पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, यू नो दैट कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहां बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, बट ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी। The information received from branch offices shall not be altered and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from। मतलब जैसे ब्रांचेस से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आई थी वैसे ही मेंटेन करना है एंड उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करनी है। The information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in legible form। कई बार क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपनी किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स एंड पेपर्स को हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब उस इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं तो पता लगा वो आपको डेटा तो बहुत सारा आ रहा है बट वो डेटा इज नॉट लेजिबल। लेजिबल मींस कैन नॉट बी अंडरस्टूड, पता नहीं क्या डेटा है, किस तरीके से खुल रहा है, किस फॉर्मेट में खुल रहा है, कैसे प्रेजेंट, मतलब इट शुड बी लेजिबल, मतलब इट शुड बी इन सच अ वे so that when you open that files one can understand what these files say, what is that information, and it should be always in legible form। it says that then for कई बार क्या होता है, लोग डेटा इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि कोई दूसरा को समझ नहीं सकता है, होता ना सब कुछ कोडिंग लगा रखी है, कुछ कर रखा है और हैफेजेड तरीके से डेटा मेंटेन कर रखा है, तो जिसने मेंटेन कर सिर्फ वही समझ सकता, दूसरे नहीं समझ सकते, बट वो तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। is the information the electronic record or document shall be capable of being displayed in a legible form, shall be capable of being displayed in a legible form, मतलब legible means which can be understood। इस तरह से खुलनी चाहिए फाइलें एंड डिस्प्ले होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा। अगर हम खोलते हैं उन फाइलों को, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, इट शुड डिस्प्ले विच इन अ मैनर विच कैन इजीली बी अंडरस्टूड। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, देयर शैल बी प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, रिट्रीवल, हम वापस तो डेटा को यूज कराते हैं, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब वो प्रॉपर सिस्टम क्या होगा स्टोरेज का,
रिट्रीवल का, डिस्प्ले का, प्रिंट आउट का, जो कंपनी की ऑडिट कमेटी तय करेगी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, यू नो दैट नॉट एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव द ऑडिट कमेटी डायरेक्टर, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो तरीका तय करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट। मतलब कंपनी की या तो ऑडिट कमेटी तय करेगी, या ऑडिट कमेटी नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो तय करेंगे आपको। इसे और there shall be proper system for storage, retrieval, display or print out of the electronic record as the audit committee, if any, or the board may deem appropriate, and such record shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law। मतलब कभी भी इस रिकॉर्ड को आप डिस्पोज ऑफ खत्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, या इस तरीके से नहीं करेंगे सो दैट अनयूजेबल हो जाए। हाँ, अगर लॉ में परमिट कर रखा है, एक्सेप्शन है, तब अलग बात है। अदरवाइज जनरली इन डेटा को कभी भी आपको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, ना उसको अनयूजेबल बनाना है, ठीक है, ना उसको अनयूजेबल बनाना है। क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट में आप जानते हैं ना सब एक स्टेज का 8 साल के अंदर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑल दैट, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड रिकॉर्ड्स को ऐसे अलाउड नहीं। क्योंकि देखो फिजिकल डॉक्यूमेंट में एक चैलेंज होता है, इट इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट, यू नीड अ स्टोरेज स्पेस, एंड स्पेस की एक कॉस्ट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करना कौन सी बड़ी बात है। एक हार्ड डिस्क में हम इतने डेटा रख सकते हैं जो एक कमरे में जितनी की आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे फिजिकल, उतने सारे डेटा हम एक छोटी सी हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि साहब ये डेटा इतना हमारा फिजिकल स्पेस खराब हो रहा है, उसकी एक रेंटल कॉस्ट है, जगह किराए पे लेनी पड़ रही है, वो सब इशू नहीं। दैट्स वाई कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है या अनयूजेबल नहीं बनाना है। हाँ, अगर लॉ में कहीं परमिट करो तो अलग बात है, फिर इसका एक प्रोविजन रखा है। अब एक चीज और देखिए, आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करें, कहीं मेंटेन करें, इंडिया में करें चाहे इंडिया के बाहर, लेकिन उसका बैकअप जो होगा, बैकअप का जो सर्वर होगा वो इंडिया में फिजिकली लोकेटेड होना चाहिए और डेली बेसिस पे सर्वर आपको अपडेट होना चाहिए। मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर बुक्स एंड पेपर्स आप वर्ल्ड में कहीं मेंटेन करें, बट आपको एक सर्वर होना चाहिए जो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है। उस सारा डेटा उस सर्वर में बैकअप होगा उस सर्वर में, सो दैट अगर ओरिजिनली जहां हमने रखा वहां कोई डेटा में इशू आ जाए तो एटलीस्ट वी हैव अ बैकअप, एंड बैकअप इज इन अ सर्वर विच इज लोकेटेड इन इंडिया, एंड द सर्वर मस्ट बी अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस, शुड बी अपडेटेड ऑन डेली बेसिस। इट मींस उसे क्या कभी कोई डेटा में कोई ओरिजिनल डेटा में कोई दिक्कत आ गई तो एटलीस्ट वी हैव अ बैकअप, वी हैव बैकअप। और वो बैकअप कहाँ, किसी सर्वर पर होना चाहिए। वो सर्वर कहाँ होना चाहिए, इंडिया में फिजिकली लोकेटेड होना चाहिए और डेली बेसिस पर अपडेट होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, provided that the backup of the books of accounts, other books and papers of the company maintained in electronic mode, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करें, इंक्लूडिंग एट ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप मेंटेन इंडिया में करें चाहे इंडिया से बाहर करें, सब उसको भी इंक्लूड कर लीजिए जो इंडिया से बाहर भी आप मेंटेन करें। इफ एनी शैल बी केप्ट इन सर्वर्स, सर्वर में केप्ट किया जाएगा उसका बैकअप, ठीक है, लिखा ना, प्रोवाइडेड बैकअप ऑफ ऑल दिस, ठीक है, शैल बी केप्ट इन सर्वर्स, विच सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इंडिया ऑन अ डेली बेसिस। वो आपको सर्वर्स में आपको मेंटेन किया जाएगा उसका बैकअप, और वो सर्वर्स कहाँ होने चाहिए, फिजिकली इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए और डेली बेसिस पे अपडेट होंगे, डेली बेसिस अपडेट होंगे। तो ये 5 पॉइंट जो रखे रूल 3 में, ये 5 पॉइंट जो रखे रूल 3 में पर्टेनिंग टू द मैनर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, रूल 3, एंड किस तरीके से मेंटेन आपको करना है। मोटी मोटी बात ये है कि साहब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रेलेवेंट बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक मोड में कहीं मेंटेन कर सकते हैं, इंडिया या इंडिया के बाहर एनीवेयर कहीं भी आप मेंटेन कर सकते हैं। उसको मेंटेन करते हुए क्या ध्यान रखना है, जिस तरीके से ओरिजिनल फॉर्मेट वो जनरेट और सेंड रिसीव होते वैसे मेंटेन करना है सेम फॉर्मेट में। लेकिन किसी और फॉर्मेट में भी आप मेंटेन करते हैं तो वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे वो जनरेट हुआ था, रिसीव हुआ था, सेंड किया गया था, और उसमें कोई भी टेम्परिंग या उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको ये बोला है कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को आप खोलें तो इट शुड बी डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टूड। Then there should be a proper system of storage, retrieval, display, print out as decided by the company's audit committee और board of directors अगर कंपनी की ऑडिट कमेटी नहीं है। फिर बोला कि साहब ओरिजिनल डेटा आप जहां भी मेंटेन कर रहे हैं इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन सब का बैकअप भी रखना है। बैकअप कहाँ रखना है, इन ए सर्वर, विच सर्वर शुड बी फिजिकली लोकेटेड इंडिया एंड इट शुड बी अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट कि हमारे पास बैकअप भी है, कल के दिन कोई इशू हो जाए तो हमारे पास बैकअप है, उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। So that is all about this topic, manner of books of accounts to be maintained in electronic mode. Now, इसी चैप्टर में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में एक और छोटा सा अमेंडमेंट है, वो देखिए क्या। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर CSR पॉलिसीज, शेड्यूल 7।
activities which may be included by companies in their CSR corporate social responsibility policies. उसमें हम शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट वहां पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे रखी है, उनमें से एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज कंपनी अपनी CSR पॉलिसी का पार्ट बना सकती है। हम इन चीजों में हम आपको काम करेंगे और विल स्पेंड द CSR फंड्स। इस कॉन्टेक्स्ट में क्लेरिफिकेशन आया है, वो आप इस टॉपिक के लास्ट में, टॉपिक एज इट इज आपके जैसे है वैसे है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको लास्ट में आपको एक पैराग्राफ ऐड कर लेना जहां पे टॉपिक खत्म हो रहा है, लास्ट में एकदम लास्ट में टॉपिक जहां खत्म हो रहा है उसके लास्ट में पैराग्राफ ऐड कर लेंगे। वो क्या है वो मैं बताता हूं क्या चीज। देखिए आपको पता होगा अभी रिसेंटली 15 अगस्त 2022 15 अगस्त 2022 जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था हमने 2022 में, 15 अगस्त 2022, उस समय इंडिपेंडेंस डे से पहले एक कैंपेन चला था बाय द गवर्नमेंट, हर घर तिरंगा। एक कैंपेन चलाया गया था अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप जानते हैं कि साहब वी हैव completed 75 years of independence, getting the independence, that is 15th अगस्त 1947 से 75 साल आपको पूरे हो गए। तो वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आप जानते हैं गवर्नमेंट ने एक इस तरह का एक कंसेप्ट या कि लोग वी शुड सेलिब्रेट दिस, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अंडर दैट एक आपको कैंपेन चला था हर घर तिरंगा, कि साहब हर घर में, हर ऑफिस में आपको नेशनल फ्लैग आप होस्ट कीजिए, लगाइए, जस्ट टू शो योर सॉलिडेरिटी और योर पेट्रोटिज्म टुवर्ड्स द नेशन, ऑल दैट। तो उस केस में बात है कि साहब अगर कंपनी इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए अगर मास स्केल में प्रोडक्शन करती है एंड सप्लाई करती है, किसका, नेशनल फ्लैग का, लोगों में बांटती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मास स्केल प्रोडक्शन किया था और सप्लाई किया था ऑफ नेशनल फ्लैग टू सपोर्ट दिस कैंपेन हर घर तिरंगा अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ईश्वर है कि जिन कंपनीज ने ऐसा किया मास स्केल प्रोडक्शन, तो क्या उनको ये खर्चा जो किया, तो क्या वो CSR एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा कि नहीं होगा? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, यस इट विल बी ट्रीटेड एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7। आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7 में इसको CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा इफ अ कंपनी, देखिए, एंड आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7 क्या है? इट इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर। इट्स अ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर। अच्छा, एक कंपनी अगर इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए नेशनल फ्लैग प्रोड्यूस परचेज करके और सप्लाई करे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अ मास लेवल, तो डोंट यू थिंक दैट कंपनी इज ट्राइंग टू प्रमोट द एजुकेशन रिलेटिंग टू द कल्चर? हमारे कल्चर के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने बोला कि साहब इस आइटम के अंदर, दैट इज आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7, जिसमें इधर रखा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 7, दैट्स व्हाई दिस विल कंसीडर टू बी व्हाट वी कॉल CSR एक्सपेंडिचर। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये देखिए लास्ट टॉपिक के लास्ट में ये पैराग्राफ आपका ऐड हो गया। इट में फर्दर बी नोटेड द स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हर घर तिरंगा कैंपेन अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव such as mass scale production and supply of national flags is an eligible CSR activity under item number 2 of schedule 7 which is pertaining to promotion of education relating to the culture. It means जब वो उससे related माना जाए, इसका मतलब ये expenditure, इसमें जो पैसा खर्च होगा, it will be considered to be a CSR expenditure, it will be considered to be a CSR corporate social responsibility expenditure. Is that clear? So that is all about, तो this, अच्छा, इसके साथ जितने भी अमेंडमेंट्स थे, ज़्यादा मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए नहीं हैं, एंड फ्रॉम 1st of July 2022 to 31st of December 2022 एप्लीकेबल फॉर जून 2023 एग्जाम। एंड पहले 2 अमेंडमेंट थे, एक रिलेटेड टू स्मॉल कंपनी, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड, वो दोनों पेपर के लिए थे, कंपनी लॉ एज वेल SPC। और जो लास्ट वाला जो अमेंडमेंट थे, 2 अमेंडमेंट अकाउंट्स चैप्टर में एंड एक आपका रिलेटिंग टू द
व्हाट वी कॉल मैनर ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड रूल 3, और एक आपका ये CSR में CSR एक्टिविटी माना जाएगा नहीं पाएगा, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर प्रोमोटिंग द कैंपेन ऑफ हर घर तिरंगा। ये दोनों चीज़ें आपको अकाउंट चैप्टर से रिलेटेड था, लेकिन ये सिर्फ कंपनी लॉ पेपर में, SBC में ये चैप्टर आपका नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर जून 2023 एग्जाम। ठीक है, दोनों के पॉइंट से मैंने बता दिया, कंपनी लॉ के हिसाब से एज वेल SBC। कंपनी लॉ में तीनों चैप्टर के अंदर और SBC में ओनली फर्स्ट 2। अकाउंट्स वाले जो चैप्टर्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं वो SBC पेपर में एप्लीकेबल नहीं, वो भी SBC में वो चैप्टर आपका नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स, और कुछ है नहीं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप अच्छा अपना जून 2023 एग्जाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। एंड हम सबकी, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू।